तो मेरे पास रैंडमली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और इसीलिए मैंने सोचा है क्यों ना इन क्वेश्चंस के आंसर आज हम डिस्कस कर ले। जैसे थॉर एवेंजर्स को लीड क्यों नहीं कर सकता, घोस्ट राइडर एवेंजर्स की टीम में क्यों नहीं है और ऐसे बहुत सारे। तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैप्टन सैम विल्सन का सूट किस मेटल से बना है। अब ये सूट वकांडा वालों ने बनाया था, इसलिए नॉर्मल सी बात है कि इसमें वाइब्रेनियम होगा, बट ये पूरा सूट वाइब्रेनियम से नहीं बना है। सैम का जो आउटफिट है वो टिपिकल फैब्रिक मटेरियल से बना है जो बुलेट प्रूफ है, लेकिन अगर कोई बहुत करीब से बुलेट फायर करता है तो सैम का सूट उस बुलेट को नहीं रोक पाएगा। और ये फैब्रिक फायर प्रूफ भी है, लेकिन जो विंग्स है वो वाइब्रेनियम से बना है। इन विंग्स की मदद से सैम उड़ सकता है, लेकिन साथ में सुपर सोल्जर्स को स्ट्रेंथ में बराबरी की टक्कर भी दे सकता है। और इन विंग्स ने हेलीकॉप्टर के इम्पैक्ट को भी फेस किया है। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये विंग्स वाइब्रेनियम से बना है, क्योंकि जो एक्टर कैप्टन सैम विल्सन का रोल प्ले करते हैं उन्होंने खुद ही ऑफिशियली बताया है। सेकंड क्वेश्चन है कि ड्रैक्स और कॉग में कौन ज़्यादा फनी है। अब ये डिपेंड करता है कि हम किसे ज़्यादा फनी मानते हैं। ड्रैक्स जब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 1 में अपीयर हुआ था तब फिल्म मेकर्स ने उसे एक फ़नी कैरेक्टर बनाने का सोचा ही नहीं था। इनफैक्ट स्टार्टिंग में ड्रैक्स गार्डियंस का सबसे सीरियस मेंबर था, लेकिन फैंस को ड्रैक्स के जोक्स पसंद आए और डायरेक्टर ने वॉल्यूम 2 में उसे एक सीरियस कैरेक्टर से एक फ़नी कैरेक्टर बना दिया। वहीं दूसरी तरफ कॉग एक ऐसा कैरेक्टर है जो सिर्फ बॉडी से मैच्योर दिखता है, लेकिन उसका दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं हुआ है। सबसे पहले तो कॉग की आवाज़ उसके कैरेक्टर में फन एलिमेंट ऐड करती है, बाद में उसकी दुख भरी बगावत की कहानी और फोर्टनाइट में नूब मास्टर की गाली को सीरियस लेना और कुछ इस तरह किसी सवाल का जवाब देना जो सुनने में फ़नी लगता है। ये सब क्वालिटीज़ कॉग के अंदर देखने मिली। पर्सनली मुझे ड्रैक्स से ज़्यादा कॉग फनी लगता है, लेकिन ये चॉइस सब्जेक्टिव हो सकती है, इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा फनी लगता है। थर्ड क्वेश्चन, क्या एंड गेम वाला आयरन मैन वर्दी था या नहीं। अब वर्दीनेस किस चीज़ पर डिपेंड करती है ये मार्वल ने आज तक कभी क्लियर नहीं किया, लेकिन कुछ थियरीज है जो वर्दीनेस को डिफाइन करती है। जैसे जो वर्दी होता है वो घमंडी नहीं होता है और वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए कभी भी रेडी होना चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स वैलिड नहीं है, क्योंकि थॉर 1 में हम देख चुके हैं कि थॉर कितना ज़्यादा घमंडी था और एंड गेम में उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ लिया था, लेकिन फिर भी वो वर्दी था। ऐसे ही वर्दी बनने के लिए सेक्रीफाइस मैटर नहीं करता है, क्योंकि टोनी ने लगभग हर बार खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था और न्यूयॉर्क को न्यूक्लियर मिसाइल से बचाने के लिए वो खुद स्पेस के अंदर चला गया था। लेकिन फिर भी 4 साल बाद जब टोनी म्यूनर उठाने की कोशिश करता है वो वर्दी नहीं था, और विजन ने भी कोई सेक्रीफाइस नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो वर्दी था। ज़्यादातर फैन थेरीज के हिसाब से वर्दी वही बनता है जो टाइम आने पर अपना सब कुछ खोने को तैयार हो। जब डिस्ट्रॉय प्लैनेट अर्थ पर आया था तब थॉर ने एसगार्ड तो छोड़ ही दिया था, लेकिन साथ में उसने अपनी लाइफ का डिसीजन लोकी के हाथों दे दिया था। ये बात अलग है कि लोकी ने उसे लगभग मार दिया, लेकिन इस टाइम पर थॉर सब कुछ कुर्बान कर चुका था, उसका प्राइड, उसकी लाइफ, यहाँ तक कि अपने घर और फैमिली को भी। लेकिन इसी के बाद वो फिर से अपनी वर्दीनेस को अचीव करता है। सेम कैप्टन अमेरिका ने आज तक किसी से कुछ लिया नहीं है। स्टीव के पास अपना बोलने के लिए सिर्फ पेगी की फ़ोटो और शील्ड थी। स्टीव घमंडी नहीं था, वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए भी रेडी था, और वो एक परफेक्ट सोल्जर नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान था जो दूसरों के लिए अपनी कोई भी चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार था, इसलिए वो भी हमेशा से वर्दी था। और जब बात आती है आयरन मैन की, तो जब उसने स्नैप किया तब वो वर्दी बन गया था, क्योंकि सबसे पहले उसने खुद को साइड रखकर पूरे यूनिवर्स को बचाया था। सेकंड, स्नैप करने के बाद टोनी के पास ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसे वर्दी ना बनाती हो। स्नैप के साथ उसने अपना प्राइड, ईगो, फैमिली और लाइफ सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। इस समय पर टोनी को कुछ नहीं चाहिए था, इनफैक्ट उसने खुद को सेक्रीफाइस करके दूसरों को एक न्यू लाइफ दी, और इतना सब करने के बाद टोनी वर्दी बन जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गेम में डिस्ट्रॉयर क्यों नहीं था। क्योंकि जब डिस्ट्रॉयर थॉर को मारने अर्थ पर आया था तब थॉर ने उसका सिर तोड़ के उसे डीएक्टिवेट कर दिया, लेकिन उसकी बॉडी मिडगार्ड पर ही थी। बाद में डिस्ट्रॉयर का यूज़ करके शील्ड वालों ने एक वेपन बनाया जो एक एनर्जी गन की तरह काम करती है, लेकिन जो इसकी एनर्जी रेस थी वो सेम वही एनर्जी थी जो डिस्ट्रॉयर के मुंह से निकलती थी। डिस्ट्रॉयर की बॉडी आज भी शील्ड के पास हो सकती है। वैसे एक डिलीटेड सीन में थॉर डिस्ट्रॉयर को एसगार्ड फिर से लेकर जाता है और वहाँ एसगार्डियंस डिस्ट्रॉयर को ठीक कर लेते हैं, और रैग्नारोक के फाइनल बैटल में रेनबो ब्रिज पर थॉर, वैल्करी और लोकी के साथ डिस्ट्रॉयर भी होने वाला था, लेकिन डायरेक्टर को लगा कि ये कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने डिस्ट्रॉयर को मूवी से हटा दिया। अब क्योंकि ये एक डिलीटेड सीन था, इसलिए हो सकता है कि डिस्ट्रॉयर की बॉडी शील्ड के बेस में हो या फिर रैग्नारोक के समय डिस्ट्रॉय हो चुकी हो। टेक्निकली डिस्ट्रॉय अब डीएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो एंड गेम में नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, टोनी के बाद एवेंजर्स को पैसे कौन देगा घर चलाने के लिए। अब टोनी एवेंजर्स HQ को फंड करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एवेंजर्स के घर भी चलाता था। एवेंजर्स HQ में जो रहते हैं उनकी फैमिली नहीं है, जैसे स्टीव, विजन, वंडा, ब्लैक विडो। तो एवेंजर्स होने के नाते स्टार्क इंडस्ट्रीज इन एवेंजर्स को फंड किया करती थी, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ की फाइनेंशियल जिम्मेदारी उन सुपर हीरोज़ की है। टोनी या स्टार्क इंडस्ट्रीज़ ने कभी सुपर हीरो के घर चलाने के लिए फंडिंग नहीं की थी, इसलिए इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सुपर हीरो को पैसों को लेकर कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, सोल्यूशन उन्हें खुद ही निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट, गोस्ट राइडर कभी एवेंजर्स को ज्वाइन करेगा। अब सबसे पहले तो ये मार्वल के प्रोड्यूसर पर डिपेंड करता है कि वो गोस्ट राइडर को लाना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि पास्ट में गोस्ट राइडर की मूवी आ चुकी है जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और एजेंट्स ऑफ शील्ड में गोस्ट राइडर एग्जिस्ट करता है, इसलिए मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में उसे लाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब तो मार्वल मल्टीवर्स में कदम रख रहा है, जिसकी बदौलत हमें कुछ 3 से 4 सालों बाद सीक्रेट इन्वेजन देखने मिलेगा। हो सकता है कि आगे चलकर गोस्ट राइडर एवेंजर्स को ज्वाइन कर ले, लेकिन फेज 4 में तो गोस्ट राइडर MCU में नहीं आने वाला। नेक्स्ट, क्या वंडा अपने मैजिक से म्यूनर को उठा सकती है जैसे वो हैवी ऑब्जेक्ट्स को उठाती है। अब म्यूनर और हैवी ऑब्जेक्ट्स में फ़र्क है। जो चीज़ म्यूनर को एक स्पेशल वेपन बनाती है वो है उस पर की हुई ओडिन की एन्चेंटमेंट। ओडिन के मंत्र फूकने की वजह से म्यूनर को फिजिकली कोई लिफ्ट नहीं कर सकता जब तक वो वर्दी ना हो, और सेम रूल किसी भी टेलीकिनेटिक बीइंग पर अप्लाई होता है। वंडा म्यूनर को अपने मैजिक से लिफ्ट नहीं कर सकती क्योंकि उसकी पावर ओडिन के लेवल की नहीं है। हाँ, वंडा उस सरफेस को लिफ्ट कर सकती है जिसके ऊपर म्यूनर रखा होगा, क्योंकि ज़मीन या फिर किसी ऐसी चीज़ जहाँ पर म्यूनर रखा है वो एन्चेंटेड नहीं है। म्यूनर को टेलीकिनेसिस पावर से सिर्फ वही उठा सकते हैं जो ओडिन जितना या उससे ज़्यादा पावरफुल हो। नेक्स्ट, क्या पेपर पॉट्स आगे चलकर एवेंजर्स की टीम में शामिल हो सकती है। मेरे ओपिनियन से तो नहीं, क्योंकि पेपर पॉट्स को पता है कि एक एवेंजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक टाइम ऐसा आता है जब एवेंजर्स को अपने फैमिली या फिर ह्यूमैनिटी को चूज़ करना पड़ता है, और अब टोनी के बाद मॉर्गन को पेरेंट्स के नाम पर सिर्फ पेपर पॉट्स है, और पॉट्स कभी नहीं चाहेंगी कि वो मॉर्गन से काफ़ी दूर चली जाए। पेपर को हमेशा ये बात खटकती थी कि टोनी आयरन मैन है, क्योंकि जब भी आयरन मैन किसी काम से बाहर निकलता उसकी जान पर बनाती थी, और अब पेपर स्टार्क पर मॉर्गन और स्टार्क इंडस्ट्रीज दोनों की जिम्मेदारी है, और वो अपनी जान खतरे में डालकर कंपनी और अपनी बेटी को खतरे में नहीं डाल सकती। अगर थैनोस के लेवल का कोई सुपर विलन आता है तो शायद पेपर हमें फिर से रेस्क्यू आर्मर में दिखेगी, लेकिन अभी के लिए तो पेपर पॉट्स एवेंजर्स को ज्वाइन करने से रही। नेक्स्ट, इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर हेला को बीट कर सकता है क्या। अब इन्फिनिटी वॉर वाला जो थॉर है वो अब तक का सबसे पावरफुल थॉर वर्जन है, बट फिर भी हेला के पास थॉर से ज़्यादा बैटल एक्सपीरियंस है, और आखिर में वो एक गॉडेस ऑफ डेथ है। म्यूनर की तरह वो स्टॉर्म ब्रेकर को भी तोड़ सकती है, क्योंकि दोनों सेम मेटल से बने थे, और जब तक एसगार्ड है तब तक हेला वर्चुअली इमॉर्टल है। इसलिए अगर थैनोस की तरह थॉर हेला को स्टॉर्म ब्रेकर मारता है, फिर भी हेला सिर्फ कुछ सेकंड्स में खुद को हील कर लेगी। हेला को मारने का सिर्फ एक रास्ता है, जो है एसगार्ड को डिस्ट्रॉय करना। अगर इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर एसगार्ड डिस्ट्रॉय कर देता है तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि हेला मारी जाए, लेकिन अगर थॉर सिर्फ अपनी पावर्स का यूज़ करके हेला को मारने की कोशिश करेगा तो वो नहीं मरने वाली, क्योंकि लाइटनिंग को उस पर असर नहीं होता है, और स्टॉर्म ब्रेकर से मारने पर उसकी बॉडी हील हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या गॉड किलर आर्मर थॉर विद स्टॉर्म ब्रेकर को बीट कर सकता है। 99% बीट कर सकता है ब्रो, क्योंकि जो गॉड किलर आर्मर है वो सेलेस्टियल को मारने के लिए बनाया था। इसके एक्चुअल पावर्स क्या है वो राइटर्स ने रिवील नहीं किए हैं, लेकिन एक कॉमिक का सेलेस्टियल वर्जन मूवी के थॉर से कई गुना ज़्यादा पावरफुल होता है। तो अगर गॉड किलर आर्मर सेलेस्टियल को मार सकता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थॉर को स्टॉर्म ब्रेकर के साथ बीट करने में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मुझे मल्टीपल टाइम्स आए थे। क्वेश्चन है कि थॉर ने एवेंजर्स को लीड करना चाहिए। वैसे ये कमेंट्स इसलिए आए थे क्योंकि लगभग 1 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने बात की थी ऐसे सुपर हीरोज़ की जो एवेंजर्स को लीड कर सकते हैं, और उस लिस्ट में थॉर नहीं था। अब मैंने उस वीडियो में थॉर को इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि थॉर अब आगे चलकर ऑल फादर बनने वाला है। भले उसने वैल्करी को एसगार्ड की रानी बना दिया है, लेकिन थॉर का ओहदा वैल्करी से हमेशा ऊपर रहेगा, और थॉर 9 रियलम्स का प्रोटेक्टर है। उसके ज़्यादातर मिशन प्लैनेट अर्थ से बाहर होते हैं। थॉर एक बार किसी एडवेंचर पर निकल जाए तो उसे पूरा करने में 2 से 3 साल लग ही जाते हैं। थॉर इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने के चक्कर में इतना खो गया था कि वो 2 साल बाद एसगार्ड वापस आया था, और इसी बीच लोकी एसगार्ड का राजा बन बैठा था। एवेंजर्स जो है उनका काम है प्लैनेट अर्थ को प्रोटेक्ट करना,
तो सोचो थॉर किसी मिशन पर हो और प्लेनेट अर्थ पर कोई सुपर विलन आ जाए। जब तक थॉर को पता चलेगा सारे एवेंजर्स की बैंड बज चुकी होगी। इसलिए मेरे ओपिनियन से एवेंजर्स का लीडर थॉर या कैप्टन मार्वल नहीं बल्कि सैम विल्सन को होना चाहिए था, क्योंकि सैम विल्सन में वही क्वालिटीज़ है जो हमें स्टीव रॉजर्स में देखने मिला करती थी, और वो प्लेनेट अर्थ से बाहर नहीं जाने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइडरमैन होमकमिंग में जब टोनी इंडिया आया था शादी अटेंड करने, तो वो क्या इटर्नल्स की शादी थी? तो ऐसा होने के चांसेस 50-50 है। हो सकता है कि टोनी इटर्नल्स को जानता हो और ना भी जानता हो। इटर्नल्स के ट्रेलर में हमने देखा है कि इकरिस और सेर्सी इंडियन कल्चर के हिसाब से शादी करते हैं, लेकिन ये सब हमें इटर्नल्स की मूवी में देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो कौन से ईयर में शादी कर रहे थे। वैसे आपको पता होगा कि टोनी एक अरबपति था, और जो अरबपति होते हैं उनके कनेक्शन वर्ल्ड वाइड होते हैं। तो हो सकता है कि इंडिया के किसी रईस फैमिली ने उसे इन्विटेशन दिया हो, क्योंकि जो शादी में टोनी स्टार्क था वहाँ पर जूस भी खुद लाकर दे रहे थे। पर्सनली अगर मैं मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं आज तक 50 से 60 शादियों को अटेंड कर चुका हूँ, और उसमें से बस 2-3 ही थे जहाँ पर मुझे खुद होकर जूस मिला था। तो इससे मैं बता सकता हूँ कि ये रईस लोगों की शादी थी। और वैसे भी हमारे यहाँ पर जब शादी होती है तब इतने कम गेस्ट से काम तो चलता ही नहीं है। इंडिया में 200 लोगों की शादी बोलकर 300 लोगों का खाना बनाया जाता है, और टोनी जहाँ पर आया था वहाँ तो मतलब कोई भीड़ तो थी नहीं। तो हो सकता है कि इंडिया के किसी रईस ने टोनी को अपनी शादी में इनवाइट किया हो। तो बस आज के क्वेश्चंस यही तक थे। अब अगर आपके पास भी ऐसा ही कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।